गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। श्री नरेश विद्यालय और संजय ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर 16 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, औद्योगिक नीतियाँ बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो हमने 3 कंप्लीट कर ली है और अब तक हमारे देश में औद्योगिक जो पॉलिसी बनी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये 3 ही बनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक तो पढ़ी थी 1948, ये बनी थी आपकी। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी थी 1956 और थर्ड जो लास्ट थी वो थी नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वो बनी थी हमारी 1991 में। ठीक है, यानी कि 1948, 56 और 91। ये आपकी 3 पॉलिसी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बच्चों, इतनी पॉलिसी बनने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि तीनों पॉलिसी में हमने कितना क्या पढ़ा था। तो इतनी सारी 3 पॉलिसी बनने के बाद भी आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के क्या कारण रहे। अब ये क्वेश्चन हमसे कोई भी करे तो ये लाजमी है क्वेश्चन करना कि भैया ये जब आपने इतनी सारी पॉलिसी बनाई है, 48 की भी बनी, 56 की बनी, न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री टीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बनी थी। बच्चों, ये आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, उस समय हमारे जो देश के पीएम थे वो थे टीवी नरसिम्हा राव। उनके समय पर 1991 की पॉलिसी बनाई गई थी और उस समय हमारे देश में खाद्यान्न संकट बहुत उत्पन्न हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि मात्र भारत के पास 1 सप्ताह के खाने का खाद्यान्न बचा हुआ था और इसके अलावा हमारे यहाँ पर भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने वाली थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ये पॉलिसी बनवाई थी उन्होंने। ठीक है, तो इतनी 3 पॉलिसी बनने के बाद भी अब हमसे कोई अगर ऐसा कहे कि सर जी आपके देश में जो इंडस्ट्रीज का विकास हुआ वो अभी भी पर्याप्त नहीं हुआ, तो हमें बेहद खेद होगा इस बात को बताने में। तो हमसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की धीमी प्रगति का कारण बताओ। कि प्रगति तो हुई है लेकिन बहुत धीमी गति से हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 कारण जो है सबसे मेन वो लिख रखे हैं कि इतना सब होने के बाद भी हमारे देश में औद्योगिक ढांचा क्यों नहीं सुधर पाया। ठीक है, देखिए तो ये निम्नलिखित है हमारे जो कारण रहे हैं धीमी प्रगति के। पहला कारण ये रहा कि अनुत्पादकीय व्यय में वृद्धि हो गई। बच्चों, आप इस बात को अच्छे समझ लो। अनुत्पादकीय व्यय का मतलब होता है सरकार को जो खर्च करने चाहिए थे वो ऐसे खर्च करना चाहिए था जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती, जिससे उद्योग का विकास होता। तो वहाँ पे तो खर्च नहीं हुआ बल्कि अनुत्पादकीय व्ययों में खर्चा हो गया। अनुत्पादकीय व्यय का मतलब है कि सरकार को क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे देश में बन गई कि वो हमें खर्च नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन पर भी हमें बहुत करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ा। जैसे देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर चीन से भी युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया। तो क्या हुआ कि जो हमारे पैसे, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा इकोनॉमी थी, वो अपना ध्यान इंडस्ट्रीज के क्षेत्र पर नहीं लगा पाई, फिर उसको सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ा। आज भी आप देख रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए के INS विक्रांत खरीद रहे हैं, है ना, और इतने सारे लड़ाकू विमान अभी हाल ही में हमने खरीदे हैं, तो उन पर लाखों करोड़ रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। अगर ये खर्च हमें नहीं करनी पड़ती, मान लो भारत में ऐसी कंडीशंस नहीं बनती कि हमें ये सुरक्षा पर खर्च करना पड़ता। ठीक है, और हम कहाँ पे खर्च कर चुके, देखिए सुरक्षा, इसके बाद सरकार ने जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट उसे चुकाना पड़ता है, और तीसरी बात सरकार बहुत सी चीज़ों में बच्चों को अनुदान दे रही है। अनुदान जिसको आप सब्सिडी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी गैस सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती है ना, तो वो दे रही है। किसानों को भी उनके बीजों पर, खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। तो बच्चों, ये इनको हम अनुत्पादकीय व्यय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये परिस्थिति बस बनी, इनको हम फालतू खर्च भी नहीं कह सकते क्योंकि ये करने तो पड़ेंगे, लेकिन मान लो ये कंडीशंस ही नहीं होती ऐसी तो हमें इन पर खर्च नहीं करना पड़ता। हम सारा पैसा अपने कहाँ पे खर्च करते, इंडस्ट्रीज एरिया में खर्च करते, और जब इंडस्ट्रीज एरिया में खर्च करते तो हमारा जो उद्योग का विकास था वो धीमी गति से नहीं होता, पर कैसा होता, स्पीड से होता। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि हमारे देश में जो औद्योगिक विकास हुआ धीमी गति से, उसका पहला कारण क्या रहा कि
कि सरकार के अनुत्पादकीय व्यय यानी कि खर्चे बढ़ गए, ठीक है। तो सरकार उद्योगों पर ध्यान नहीं दे पाई, इसी में लगी रही कि सुरक्षा के सामान खरीद लें, हम ब्याज भुगतान कर दें, सब्सिडी दे दें, ठीक है। तो आप बताइए उद्योग में पैसा कहाँ से देंगे आप, ये कहीं पे दे सकते हो। तो पहला रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन बच्चों ये रहा हमारा तेल संकट। तेल संकट में बच्चों आपको केवल ऑयल नहीं समझना है, तेल संकट का मतलब है डीजल, पेट्रोल और खाद्यान्न जितने भी तेल होते हैं खाने वाले जो सब्जी में यूज होते हैं हमारे, वो सब उनकी कीमतें आप देख रहे हो लगातार बढ़ रही हैं। आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल है ये 90 रुपये से ऊपर जा रहा है आज। यानी कि अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो पेट्रोल 90 प्लस है, डीजल हमारा 85 के ही प्लस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तेल संकट कितना है। इसका रीजन केवल यही है कि विदेशी जो मार्केट है तेल का, वहाँ से हमें प्रति बैरल जो मिलता है ना ये पेट्रोल डीजल, इसकी लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। और कीमतें बढ़ने से क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करवा पाते, फिर हम उतना ही इंपोर्ट करते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। और जब हम कम इंपोर्ट करेंगे तो आप समझ जाइए तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर उसकी कीमतें हाई और हाई हो जाती हैं। तो दूसरा रीजन क्या रहा कि तेल का संकट रहा है हमारे देश में, इस कारण हमारा उद्योग का विकास नहीं हो पाया। और तेल पर ही हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज डिपेंड हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो पूरा हमारा डीजल पेट्रोल पर डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट समझते हैं ना, जो हमारा परिवहन का साधन रहते हैं ना, तो उसमें डीजल पेट्रोल लगता है और उनकी कीमतें आप देख लो आज कितनी हाई फाई हो रही है। तो ये सेकंड रीजन रहा हमारा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए हम। थर्ड रीजन हमारा रहा स्लो ग्रोथ का, आधारिक संरचनाओं का अपर्याप्त विकास। तो सबसे पहले बच्चों में आपको एक बार ये रिमेंबर करा देता हूँ, आधारिक संरचनाएं क्या होती हैं। ये हम लास्ट वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ी थी आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरी पढ़ी थी सामाजिक आधारभूत संरचना। आपको याद होगा, फिर भी एक बार बताए तो आधारिक संरचनाओं का मतलब होता है हमारे देश का जो पूरा ढांचा होता है, आर्थिक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी आती हैं 5 चीज़ें। देखिए बच्चों, एक तो हमारा परिवहन आता है इसमें, ट्रांसपोर्ट, दूसरा कम्युनिकेशन यानी कि संचार, तीसरा आता है हमारा बैंकिंग, चौथा आता है इंश्योरेंस और फिफ्थ आता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, पावर यानी कि शक्ति, विद्युत पावर जिसको हम कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें हमारी आधारिक संरचनाएं आती हैं। तो मैं भी यही रहा कि हमारे देश में जो आधारिक संरचनाएं थी, परिवहन के साधन, संचार के साधन, बीमा के साधन, ठीक है, और विद्युत के साधन, ये सब हमारे देश में विकास तो हुआ, लेकिन इनका पूरा जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। और जब इनका विकास नहीं हो पाया तो इंडस्ट्रीज की तो हम बात सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आधारिक संरचनाओं का पूर्ण रूप से यहाँ पर विकास नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा जो औद्योगिक विकास था वो भी अवरुद्ध हो गया। क्योंकि हमारे आजकल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सारी आधारिक संरचनाओं पर ही डिपेंड है। जैसे बच्चों हमारा नेटवर्क का बिजनेस है, यानी कि जो मोबाइल कंपनी चलती है तो इसमें सिम यूज होती है जो, तो सिम यूज के लिए आप देख लो कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी सरकारी कंपनी बंद हो गई है। BSNL चलती थी जो भारत संचार निगम लिमिटेड, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब उसकी जगह पे प्राइवेट नेटवर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे परिवहन संचार के साधनों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, ठीक है, थर्ड रीजन। चौथा रीजन है कृषि क्षेत्र में धीमी प्रगति। बच्चों इसको भी आप समझ लो, जो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड है, इसमें हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज भी हमारे 52% जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो इसमें लगी हुई है। और जबकि इसका नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो है केवल 17.2%, यानी कि 17.2%। तो अब आप लगा लीजिए हिसाब कि जिस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या आधे से भी ज़्यादा लगी है और कंट्रीब्यूशन केवल 17.2% है, तो क्या वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान दे पाती होगी। जबकि हमारे ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कृषि पर डिपेंड है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, कृषि पे जैसे हमारा चीनी उद्योग डिपेंड है। अगर मान लो हमारे देश में गन्ने की उत्पादन ना हो तो गन्ने का उत्पादन नहीं हुआ तो उसका रस भी नहीं बनेगा और उससे फिर चीनी यानी कि शक्कर, गुड़, ये उद्योग हमारे बिल्कुल ठप हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा हमारा फर्नीचर का जो उद्योग है पूरा हमारा कृषि पे डिपेंड है। अगर आपको लकड़ी नहीं मिलेगी तो हमारा फर्नीचर उद्योग ये समझ लो बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
और उसी क्षेत्र का हमारे देश में कैसी प्रगति हुई थी बच्चों, धीमी प्रगति हुई, यानी कि किसानों को कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाई गई। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार कृषि बिल लेकर आ रही है, इस पर हमारा किसान सड़कों पर घूमने के लिए, हड़तालें करने के लिए मजबूर है, तो उसका टोटल विरोध कर रहा है। तो ऐसी पॉलिसी बनी ही शुरू से, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिली। और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा तो उस पर आधारित उद्योगों का विकास तो कैसे होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, पांचवा हमारा रीजन रहा हड़ताल है और तालाबंदी। बच्चों ये सामान्य सी बात है कि जहाँ पे मजदूर और मालिक का संबंध हो जाए, जिस संगठन में मजदूर और मालिक का संबंध तो होता ही है, और वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत होती है तो जरा में हड़ताल और तालाबंदी होना शुरू हो जाती है। हड़तालों में क्या होता है कि मजदूर भाई हमारे अपनी वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, और हमारे जो नियोक्ता होते हैं कंपनी वाले, वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम देना चाहते हैं, मजदूरी कम से कम देना चाहते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि हड़ताल और तालाबंदी हो जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन रहा। अगर मान लीजिए 1 महीना में हमारा उद्योग बंद हो गया तो पूरा का पूरा नेगेटिव इनकम होगी, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती है। तो ये भी एक रीजन रहा है। अगला रीजन रहा अनुपयुक्त सरकारी नीति। बच्चों, उद्योगों के विकास के संबंध में जितनी भी सरकार की नीतियाँ बनाई गई वो काफ़ी हद तक फायदेमंद रही, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी भी रही जिनसे हमारे देश का विकास नहीं हो पाया। जैसे हरित क्रांति हमारे देश में आई थी, तो उसमें क्या हुआ, गिनती के हमारे 5 राज्यों को फायदा हो पाया केवल। आप जानते होंगे हरित क्रांति 1996 में आई थी, जब हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रही थी, खत्म हो गई थी मतलब, और उसको भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है हमारे MS स्वामीनाथन को। तो ये सरकारी नीति आई तो, लेकिन कृषि का ज़्यादा इसमें विकास नहीं कर पाया। जो चुने हुए राज्य थे केवल उन्होंने इसका फायदा उठाया। चलो ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों पर धीमी गति के कारण। चलो ये तो हमारे कारण होंगे। अब हम देख लेते हैं मीटर्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, यानी कि भारत में जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ाने के सुझाव। तो बच्चों, किसी भी काम में कमी निकालना तो अच्छी एक सरल बात होती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन कमियों को दूर कैसे करें। तो देखिए, हम इन कमियों को दूर करेंगे निम्नलिखित क्या बोलते हैं बिंदुओं के माध्यम से। तो बच्चों, आज हम केवल इसके 2 बिंदु कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, बाकी आप ये आपका होमवर्क रहेगा, 3 आपको ये बिंदु कंप्लीट करना है। ठीक है, और मुझे विद्यालय में आके बताना है समझ में आएगी नहीं है। चलिए पहला करते हैं। सबसे पहला हम ये दे सकते हैं सरकार को उपाय कि सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि की जाए। बच्चों, सार्वजनिक परिवहन का मतलब होता है सरकार जो जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के काम करती है, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय बनवा देना, किसानों के लिए नहर बनवा देना, पानी की सिंचाई कर सके ताकि वो कुएं बनवा देना, ठीक है, मरीजों के लिए हॉस्पिटल बनवा देना। ये सब होते हैं सार्वजनिक परिवहन। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आपको अगर इंडस्ट्रीज का विकास करना है तो ये जितने भी आप खर्ची करते हो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली, इनमें वृद्धि कर दो। ठीक है, दूसरा उपाय है आधारित संरचनाओं का विकास। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे औद्योगिक जो प्रगति हुई है उसमें धीमी गति का मेन कारण यही था कि यहाँ पे और आधारित संरचनाओं का अपर्याप्त विकास हुआ। तो हम ये सुझाव देंगे कि भैया इनका पर्याप्त विकास कर दो ना, जैसे परिवहन, संचार, विद्युत, बीमा, बैंकिंग, इनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तो हम इनका डेवलपमेंट कर दो। जैसे इनका डेवलपमेंट होगा उद्योगों का डेवलपमेंट स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 3 पॉइंट सबको होमवर्क के रूप में है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको इन पॉइंटों के पढ़ने के बीच में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप विद्यालय में आइए, आपकी समस्या का सुझाव यहाँ पर समापन कर दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।